हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है उसको कवर करने वाले हैं। पावर शेयरिंग बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। जिन बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का गोल सेट किया है उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के आधार पर है। तो चलिए समझते हैं सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 6 सेक्शंस रहते हैं। सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी के अंदर वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। सेक्शन सी के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग और यानी डिटेल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। सेक्शन सी के अंदर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेंगे। 3 केस बेस्ड केस स्टडी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, हर एक केस स्टडी 4 मार्क का रहेगा। आपका लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो मैप स्किल पर बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर ए एंड बी सेक्शन आएंगे। ए सेक्शन है जो 2 मार्क के क्वेश्चन हिस्ट्री पर बनेंगे और जो बाकी 3 मार्क के क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी पर बनेंगे। ये सेक्शन पूरे 5 मार्क का रहेगा। तो चलिए समझते हैं, इस वीडियो के अंदर हम 25 एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 7 वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स को कवर करेंगे, 5 शॉर्ट आंसर एंड 5 डिटेल और लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, कॉम्पिटेंसी पर आधारित होंगे। इसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है बनाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक के आपको टोटल बोर्ड एग्जाम में 5 चैप्टर को स्टडी करना है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे 5 के 5 चैप्टर पर हमारे इस चैनल पर क्वेश्चन बैंक के तौर पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसके अंदर आपने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है ये आपने बेल्जियम और श्रीलंका देश के एग्जाम्पल से समझ लिया है। पावर शेयरिंग नहीं करने पर कौन कौन सी दिक्कतें श्रीलंका को करनी पड़ी है, सामना करना पड़ा है, ये समझ लिया है। बेल्जियम ने किस तरह से पावर को शेयर किया, अकोमोडेट किया और बेल्जियम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में उभरता हुआ देश हमने देखा है। पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, उसका प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन भी आपने पढ़ लिया है। पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी में कौन कौन से फॉर्म्स और टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है। तो चलिए हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन से 6 क्वेश्चंस इस टाइप के हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का नीचे दिया हुआ कौन सा एग्जांपल है। ए ऑप्शन हमारा है पावर जो है वो ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। बी ऑप्शन है डिफरेंट लेवल में पावर शेयरिंग होती है। सी जो ऑप्शन है वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होती है। डी जो ऑप्शन है वो कहता है कि पावर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात आती है तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो हॉरिजॉन्टल है। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, तो आप अगर अपने दोनों हाथ फैला दोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है बच्चों। और ऑर्गन्स जो है आपके हाथ हैं, दोनों हाथ, तो इस
एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से इजीली गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है विच इथनिक ग्रुप इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल। तो ये भी आपने पढ़ के रखा होगा। ऑप्शन ए है डच स्पीकिंग कम्युनिटी, बी है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, सी है जर्मन भाषा बोलने वाले और डी है इंग्लिश भाषा बोलने वाले। आपको पता है ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है, तो इसके हिसाब से आप क्लू को ध्यान में रखकर थोड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन सोच लीजिएगा। और यस करेक्ट, आपका गेस बिल्कुल ही करेक्ट है, बी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। थर्ड क्वेश्चन है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज। पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए ये जो है वो मेजोरिटी की रूल को डोमिनेट करती है, बी ऑप्शन है जो पावर शेयरिंग है वो इंश्योर करती है सुप्रीमेसी को और उसको ही एग्जीक्यूट करती है, पावर शेयरिंग रिड्यूस करती है चांसेस कॉन्फ्लिक्ट के या झगड़े के, और डी जो है ये सपोर्ट करती है डिक्टेटरशिप को। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल बन गया है, आपका आंसर इसको फटाफट आना चाहिए। लिख दीजिए आपके नोटबुक में, करेक्ट आंसर है सी। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है क्योंकि वो रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एग्जांपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन प्रैक्टिस। कौन सी नीचे दिए गई कंट्री ने मेजोरिटी रूल को प्रैक्टिस किया है, फॉलो किया है अपने देश के अंदर। तो ए है बेल्जियम, बी है श्रीलंका, सी इंडिया और डी है फ्रांस। तो इसका भी आसान है आंसर, जो कि श्रीलंका कंट्री है जिसने मेजोरिटी रूल को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट किया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 द कम्युनिटी इन बेल्जियम दैट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो कौन सी कंट्री है, जो कौन सी कम्युनिटी है बेल्जियम की जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ही जल्दी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है आपका कि डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो कम्युनिटी के, बी है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, सी थे जर्मन भाषा बोलने वाले या डी सिन्हाला भाषा बोलने वाले। कौन सी कम्युनिटी के लोगों को इकोनॉमिक एंड एजुकेशन की फैसिलिटी, उनका बेनिफिट सबसे पहले मिला था। आपको एक क्लू देती हूँ, हिंट देती हूँ, वो कम्युनिटी है जो वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थी। यस करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी सा, अच्छा दिखने वाला ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सपोर्ट नहीं करता है। ये नॉट जो वर्ड है इसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से याद रखना है, अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, अंडरलाइन कर रख सकते हैं आप इसको। तो ए जो ऑप्शन बनता है इसके वो रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रमोट करता है स्टेबिलिटी को, एनकरेज करता है मेजोरिटेरियनिज्म को और डेमोक्रेसी को पूरा डीप करता है। तो नॉट जो इसमें न बैठने वाला, पावर शेयरिंग में न बैठने वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर गेस कीजिए। यस सी आंसर करेक्ट है, मेजोरिटेरियनिज्म को पावर शेयरिंग बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन लेवल टाइप के क्वेश्चंस पर, जिसका 7th क्वेश्चन है इन अ फेडरल कंट्री पावर शेयर इज शेयर्ड बिटवीन। फेडरल कंट्री रहती है उसमें पावर किस तरह से शेयर की जाती है। ए है यूनियन और जुडिशरी के अंदर, बी है सेंट्रल और स्टेट के अंदर, सी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर और डी है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। फेडरल कंट्री जो होती है उसमें वर्टिकल टाइप ऑफ, सीधा खड़ा लाइन जो हम करते हैं
उस तरह से पावर शेयर की जाती है, डिफरेंट लेवल्स पर पावर शेयर की जाती है। अभी इस हिंट को पकड़ के फटाफट से आंसर गेस कर लीजिएगा। यस, आपका गेस करेक्ट है, बी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए मैंने बोला कि वर्टिकल आपको याद रखना है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये सीधी वर्टिकल लाइन अब बनाते हैं तो फेडरल कंट्री बनती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग रहती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ कंट्री अवॉइड्स पावर शेयरिंग एंड सेंट्रलाइज ऑल द पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई कंट्री है जो पावर शेयरिंग नहीं करती है, सब पावर अपने हाथ में रखती है, तो उसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन ए जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी उस कंट्री में, बी है पीसफुल गवर्नमेंट रहेगा, सी है ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज होगा, और डी है इंक्रीज इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंट्री पावर शेयर नहीं करती है तो आपको जल्दी से फटाफट से इसको गेस करना है, आंसर क्या होगा उसमें। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटी। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी, पीसफुल गवर्नमेंट भी नहीं रहेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। 9th क्वेश्चन है, इन श्रीलंका व्हाई डिड तमिल्स फील एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब यहाँ एक्सक्लूडेड, उनको हटाया दिया है, ऐसी भावना उनमें क्यों हुई। ऑप्शन ए जो है वो कहता है दे हैड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, बी कहता है सिन्हाला वाज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सी है तमिल लोगों को हायर जॉब में प्रेफरेंस किया गया, और ऑल तमिल्स वर ग्रांटेड, कुछ स्पेशल प्रिविलेज उनको दी गई। अगर उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलती तो वो एक्सक्लूडेड, अलग हटाया है उनको, वो तो भावना उनकी में आती नहीं, हायर जॉब ऑफर तो उनको किए नहीं गए थे, और गवर्नमेंट तो उनके कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं थी। तो रह गया ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, नॉट सी, बी, सिन्हाला वाज डिक्लेयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और उनकी जो लैंग्वेज थी तमिल, उसको उनको बिल्कुल ही प्रेफरेंस नहीं दिया गया, उसको प्रमोट नहीं किया गया, इसीलिए उनको एक्सक्लूडेड, अलग से हटाकर रख दिया गया है, ऐसी भावना उनमें होने लगी थी। 10th क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव मेजोरिटी कम्युनिटी अ शेयर इन पावर। माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटीज को, यहाँ पर करेक्शन है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को पावर शेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है इट सपोर्ट्स देयर डिमांड, बी ऑप्शन है टू अवॉइड रेबिलियन, सी ऑप्शन है एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड हार्मनी इन द कंट्री, डी ऑप्शन है टू प्लीज इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर माइनॉरिटी ग्रुप को पावर शेयर की जाती है तो ये तो उनके डिमांड को फुलफिल के लिए नहीं किया जाता, वो रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता, और ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए किया जाता है। माइनॉरिटी को पावर शेयर इसलिए की जाती है कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले और कंट्री में पूरी हार्मनी को जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए हम। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड हार्मनी इन द कंट्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज अ कंट्री हैज मल्टीपल रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज आइडियल। अगर एक कंट्री है XYZ, उसके अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जो भी अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा टाइप फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो आइडियल रहेगी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ है सेंट्रलाइज रूल, बी है कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, सी डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल नहीं आएगा, और मोनार्की का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फटाफट से आंसर, यस आपने करेक्ट गेस किया है, बी, कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ बेल्जियम had followed majoritarian policy like Sri Lanka, what would have been the result? बेल्जियम ने भी मेजोरिटी रूल फॉलो किया रहता, श्रीलंका ने जो किया था, तो उसका परिणाम क्या होता था। ए जो ऑप्शन है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहता वहां, बी
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती, सी सिविल वॉर होता या डिवीजन होती कंट्री की, और डी इंक्रीज फॉरेन ट्रेड। आपको पता है कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन रूल फॉलो किया, इसकी वजह से कंट्री में सिविल वॉर हुई, हालांकि कंट्री का डिवीजन नहीं हुआ था। सेम सिचुएशन बेल्जियम की भी होती उन्होंने अगर मेजोरिटेरियन रूल को फॉलो किया होता। तो इसका आंसर है सी, सिविल वॉर एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री। हो सकती थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ छोटी सी स्टोरी है और फिर बाद में उसके बाद में ये क्वेश्चन फॉलो होता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट हैड टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, instead of majority choosing one, every section was given equal voice. So what kind of power is this example represent? एक क्लास है जिसके अंदर बच्चों को अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर को चूज करना है। उन्होंने वोटिंग मेजोरिटी चूज नहीं करने वाली है, तो उन्होंने क्या किया है, हर एक सेक्शन को इक्वल वॉइस दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो खुद ही अपने क्लास के मॉनिटर का सिलेक्शन करें। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, बी हॉरिजॉन्टल है, सी सोशल ग्रुप बेस्ड है, या डी इलेक्ट्रोल बेस्ड है। तो फटाफट से इसका भी आंसर लिख लीजिए अपने नोटबुक में। एंड करेक्ट आंसर इज सी, सोशल ग्रुप बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 से असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले समझते हैं असर्शन क्या होता है और ये रीजन क्या होता है। असर्शन जो रहता है बच्चों, ये एक फैक्ट रहता है जिसे हम दावा भी कह सकते हैं। एक जो है वो दावा किया जाता है और रीजन उसका जो बताया जाता है, कारण कि क्यों ये दावा किया जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने असर्शन कर लिया, यहाँ पर मैंने जब दावा कर लिया कि आज बारिश होगी, तो मैंने इसका रीजन बताया है कि आसमान में बहुत काले बादल मंडरा रहे हैं, तो ये इसका रीजन हुआ। मेरा जो असर्शन है आज बारिश होगी, उसका कारण जो मैंने बताया यहाँ पर, किस आधार पर मैंने ये दावा किया है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरा दावा सही क्यों है, क्योंकि मैंने उसको सही रीजन दिया गया है। तो इस सिचुएशन में मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये। तो अब समझेंगे 14th आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दावा किया गया है कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके लिए कारण जो बताया गया है, पावर शेयरिंग एंश्योर्स ऑल कम्युनिटीज गेट इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल पावर। अगर आप ठीक तरह से देखते हैं, दोनों भी दावे हैं। पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पॉलिटिकल पावर को इंश्योर किया जाता है। ये दोनों अलग अलग अपने आप में अलग अलग दावे हैं। तो आप गेस कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा बी। वो दोनों भी दावे करेक्ट है, लेकिन वो दोनों एक साथ एक हाथ में हाथ मिलाकर नहीं चल रहे, वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, एक दूसरे को एक्सक्लूसिव नहीं है, हाथ में हाथ मिलाकर नहीं चल रहे हैं। इसलिए ए ऑप्शन इसका नहीं बनेगा। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि इसका ऑप्शन ए रहेगा। ये एक दोनों के हाथ में हाथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट है ये एक दूसरे के। सो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है। यहाँ पर दावा किया गया है कि श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल। श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों ने अलग अलग पार्टियां बनाई और अपना स्ट्रगल जो है वो आगे बढ़ाया। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ तमिल। तो क्या किया था ऐसे श्रीलंका में गवर्नमेंट में? तो जो मैंने हिंट दी है आपको, इसके आधार पर ये ऑप्शंस देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लीजिएगा। देखते हैं, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। हालांकि जब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको इस अच्छे तरीके से दिया है, तो आपको आसानी तो होने ही वाली है एग्जाम में, और आपका ऑप्शन शायद करेक्ट आपने चूज किया है। असर्शन है जो दावा है वो करेक्ट है, लेकिन उसका रीजन जो बताया गया है वो गलत है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिल लोगों के
कल्चर और रिलीजन को बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं किया था। उन्होंने तो सिन्हाला के बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, उनके लैंग्वेज को प्रमोट किया था। तो इसका रीजन जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, तो आपको अच्छी तरह से समझेगा। यहाँ पर जो है दावा किया है कि चेक एंड बैलेंस इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। चेक एंड बैलेंस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो रहती है वो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। उसका ही ये दूसरा नाम है। चेक एंड बैलेंस और हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो रहती है उसको कहा जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो रहती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में रहती है गवर्नमेंट के। जो मैंने बोला था आपको, हाथ अपने फैला दीजिए, आपके हाथ ऑर्गन से, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो आपके ऑर्गन से। तो इस क्लू के आधार पर आप गेस कर लीजिएगा आंसर कौन सा करेक्ट होगा। यस, तो आपने इस बार तो करेक्ट कर लिया है। असर्शन रीजन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। असर्शन एक दावा रहता है, रीजन उसका सपोर्ट करता है, तो ये तो करेक्ट बनता है ऑप्शन। चेक एंड बैलेंस सिस्टम टाइप ऑफ गवर्नमेंट ये जो है सिस्टम, उसको पावर शेयरिंग का एग्जांपल है वो, और डिफरेंट ऑर्गन्स में ये की जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब ट्रू और फॉल्स टाइप के दो क्वेश्चंस करते हैं। एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहता है, क्योंकि बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं, कीवर्ड्स रहते हैं, वो उसको रिप्लेस करके पूछते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारा है, इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बोथ डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। बेल्जियम के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदलाव किए गए, उसके अंदर ये बदलाव किया था कि जिसके वजह से डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को इक्वल प्रेजेंटेशन मिला। उनके मिनिस्टर जो थे वो इक्वल थे। क्या ये सही है? ऐसा हुआ था बेल्जियम में? यस, आपका गेस करेक्ट है। ऐसा बिल्कुल हुआ था। 4 बार जो है बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, और उन्होंने ऐसे देखा कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बोथ इन द कंट्री एंड ब्रुसेल जो कि उनका कैपिटल है, वहां पर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टेटमेंट देखिए क्या बनाया है। इन श्रीलंका तमिल वॉज डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज टू अकोमोडेट माइनॉरिटी डिमांड्स। क्या हुआ था ऐसे? तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था श्रीलंका में। यस, आपका गेस करेक्ट है। मैंने जो क्लू दिया है तमिल को जो स्ट्रेस करके मैंने बोला है, तो आपने ठीक तरह से पढ़ लिया है। तमिल नहीं, सिन्हाला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बरकरार किया था श्रीलंका में। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इसका आंसर रहेगा फॉल्स। आगे हम पिक्चर बेस्ड दो क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर दिया जाता है, ऐसे पिक्चर्स आते हैं हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से, और आपको सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर पे सवाल बनता है कि व्हाट डेमोक्रेटिक फीचर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द इमेज। इस इमेज के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि कोई डिसीजन वो लेने वाले हैं। तो ये कौन से टाइप के फीचर को रिप्रेजेंट करता है? ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, पावर शेयरिंग है, मोनार्कियल रूल तो बिल्कुल ही नहीं है, और यूनिटरी सिस्टम का तो सवाल ही नहीं उठता। सो इस क्लू से आपने आंसर करेक्ट गेस किया है। ये पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। हमारा दूसरा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विच कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी इन द फ्लेमिश रीजन। ये जो बात आती है मैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो है फैक्ट बेस पर क्वेश्चंस रहते हैं। ए ऑप्शन इसका है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, बी है जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, सी है डच बोलने वाले, और डी है तमिल भाषा बोलने वाले। तो थोड़ा याद करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी फ्लेमिश रीजन में। तो आपको तो पहले याद रखना है नॉर्थ में कौन सी कम्युनिटी थी, साउथ में कौन सी कम्युनिटी थी, और वो कौन सी भाषाएं बोलती थी यहाँ पर।
थोड़ी दिक्कत कुछ बच्चों को जरूर यहाँ आने वाली है, उसका भी आसान सा हम सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। सी ऑप्शन करेक्ट है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी। 50% बच्चों ने इसका जवाब सही दिया होगा, कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी। तो चलो समझते हैं कि इसको कैसे आसान तरीके से याद रखना है। फैक्ट्स याद रखना एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिश रीजन है, जो ये येलो पार्ट दिख रहा है नॉर्थ साइड में, वो फ्लेमिश रीजन है। यहाँ के जो लोग थे वो डच भाषा को बोलते थे। तो हमने ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए और दोनों वर्ड्स का फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर लिख दिया और इसको बना दिया एक वर्ड, एक की वर्ड जिसको हम एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम ऐसे अतरंगी कीवर्ड्स आप बना सकते हैं और किसी अलग आपके नोन कॉन्सेप्ट से उसको कोरिलेट करते हैं। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में कराते हैं आपके मम्मी पापा, उसको एफडी बोलते हैं। उसके आधार पर कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नॉर्थ में जो थे वो लोग फ्लेमिश थे, डच भाषा को बोलते थे। एफडी हमने एक्रोनिम इसका बना दिया है। साउथ में जो है वो वेलोनिया रीजन है, वहां के लोग भाषा जो बोलते थे वो फ्रेंच थी। वेलोनिया का W यहाँ पर ले लिया हमने और फ्रेंच का F ले लिया और एक्रोनिम बना लिया WF। चलो अभी इसको कोरिलेट करते हैं। WWF यानी कि वो कुश्ती वाला जो रहता है उसको याद कर सकते हैं और इसको कोरिलेट करके आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा और एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी फिर से ये देखते हैं कि जो रिच पीपल थे, एफडी वाले जिनके पास बहुत पैसे थे, वो तो नॉर्थ में थे और साउथ में जो WW वाले, F वाले जो पटक पटक के इनको कुश्ती में नीचे गिराते जमीन पर, तो ये नीचे वाला हिस्सा है। इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में रहती है, डिफरेंट लेवल्स के बीच में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आती है, या डी ऑप्शन प्रेशर ग्रुप्स के बीच में आती है। ये तो ऐसे ही घुमा फिरा के बहुत एक ही कंटेंट पर सीबीएसई में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि वर्टिकल जो है वो डिफरेंट लेवल्स में है, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिन्हाला लीडर्स इन श्रीलंका ट्राई टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस बाय। सिन्हाला लीडर्स है, उन्होंने अपना कंट्रोल किस तरह से प्रस्थापित किया श्रीलंका के अंदर। ए, उन्होंने प्रमोट किया तमिल लैंग्वेज को। बी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सभी रिलीजन्स को। बी है उन्होंने फेवर किया सिन्हाला लैंग्वेज को जॉज में और एजुकेशन में। और डी ऑप्शन है उन्होंने एनकरेज किया फेडरलिज्म को। अगर आपने ये चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है श्रीलंका में तमिल लैंग्वेज को तो प्रमोट नहीं किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन राइट्स उन्होंने नहीं दी थी डिफरेंट रिलीजन्स को, और फेडरलिज्म को तो बिल्कुल ही एनकरेज नहीं किया था। तो क्लू आपको मिल गया है और आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी। उन्होंने फेवर किया सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली लैंग्वेज ऑफ दी श्रीलंका डिक्लेयर कर दिया और नेशनल लैंग्वेज बना दिया। उसको जॉब जिसको चाहिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो परस्यू करना चाहते हैं, उनको सिन्हाला लैंग्वेज आना बहुत ही जरूरी, कंपलसरी उन्होंने बना दिया और अपना डोमिनेंस वहां पर क्रिएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन बेल्जियम हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंट कम्युनिटीज के, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज का टेंशन कैसे कम करा दिया था। ए है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिलिट्री रूल को इम्पोज कर दिया। बी है डच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सी है कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करा दी जिसके अंदर हर एक कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। और डी है उन्होंने ओनली वन कम्युनिटी को राइट टू वोट बहाल कर दिया। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, आपको वो
सोशल साइंस में क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करके पढ़ना पड़ता है, तब आप करेक्ट कंक्लूजन पर आ सकते हैं। थोड़ा धीरे से ध्यान देकर आप पढ़ते हैं तो आपको गलती करने का सवाल ही नहीं उठेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। थ्रू द कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स है उनका मॉडल, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा दिया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेस क्या है, उसका ढांचा क्या है? या क्या ये कम्युनिटी गवर्नमेंट रिलीजन के बेस पर है? बी ऑप्शन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर है, या लैंग्वेज कल्चर के बेस पर है, या जेंडर के बेस पर है? तो आपने ठीक से पढ़ा है। बेल्जियम में कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है वो जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर बनाई गई है। और ये कम्युनिटीज को पूरे राइट से डिसीजन लेने के लिए कोई भी दिक्कत, इशू, प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनके अंदर ये सारे राइट्स आते हैं। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो चूज की जाती है हर एक लैंग्वेज स्पीकर से, इररिस्पेक्ट ऑफ जो कहाँ भी देश में वो रह रहे हैं वहां से वो वोट कर सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा है आपके स्क्रीन पर। व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज? कौन सी डेमोक्रेसी टाइप है जो डाइवर्स अलग अलग ग्रुप को रिस्पेक्ट करती है, उनके व्यूज को भी और उनको भी? मेजोरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, बी टोटलिटेरियन है, प्लूरिस्टिक है, मोनार्की तो पूरा ही आउट ऑफ बॉक्स है। तो मेजोरिटी भी नहीं है क्योंकि मेजोरिटी रूल तो पावर शेयर नहीं करता, टोटलिटेरियन भी नहीं है, प्लूरलिस्टिक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा कम्युनिटी जो है, डाइवर्स ग्रुप रहते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, इंग्लिश में जो बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल का, प्लूरिस्टिक जो है वो डाइवर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट आ गया और हमारा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर खत्म होता है।